आपका जो सिलेबस का खंड ब है उसका केवल एक टॉपिक रह जाता है। दो हिस्से हैं ना आपके उसमें, एक भाषा का एक साहित्य का। तो जो आपके सिलेबस का जो खंड ब है, खंड ब, उसका जो टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 2 है, उसका नाम है काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय। और इस काव्यांग परिचय में आपके पास दिए गए हैं 3 टॉपिक। इसके अंदर आपके पास है 3 टॉपिक। एक है आपके पास रस, एक है छंद और एक है अलंकार। ठीक है। अब ये अपने आप में बहुत विस्तृत टॉपिक भी हो सकते हैं और बहुत छोटे टॉपिक भी हो सकते हैं। और आपके इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि कौन कौन से छंद आपने पढ़ने हैं, कौन कौन से अलंकार आपने पढ़ने हैं। रस तो सारे के सारे ही पढ़ने हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको एक चीज और करनी है, उसका नाम है रसावयव। रस के अवयव पढ़ने हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा काव्य शास्त्र की अप्रोच और थोड़ा सा यानी कि जो आपका व्याकरण के हिसाब से आप पढ़ते थे रस और ये सारी चीजें, उसका बेसिक ज्ञान तो आपको होगा ही थोड़ा बहुत। कौन सा स्थायी भाव, किस रस का कौन सा स्थायी भाव है वो तो है ही, लेकिन इसमें रस वाला जो टॉपिक है, इसमें जो रस के अंदर भी 2 हिस्से हैं आपके इसमें दिए गए हैं। आपके इसमें एक है रस के अवयव, ठीक है, और दूसरा दिया गया है रस के भेद। रस के भेद कह सकते हैं इसको, रस के प्रकार या भेद या ये सब। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहले लिखिए आप रस, टॉपिक डालिए रस। रस, ठीक है। तो रस क्या होता है, इसके बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने, क्या होता है रस? काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो रस प्राप्त होता है वो होता है आपका क्या? रस। ठीक है। अब किसी के मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि काव्य को देखा कैसे जा सकता है, पढ़ा तो जा सकता है निश्चित रूप से, ज्यादातर मात्रा में काव्य पढ़ा ही जाता है, क्योंकि लिखित काव्य अगर हो तो पढ़ा जाएगा। सुना भी जा सकता है, अगर कोई वाचिक परंपरा की कविता है, कोई पढ़ करके सुना रहा है तो भी आनंद आता है। देखने से मतलब यहाँ पे क्या है, देखा भी जाता है काव्य, क्योंकि काव्य में एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है लिखित काव्य। लिखित काव्य यानी जो पोइट्री का हिस्सा है, दृश्य काव्य यानी कुल मिलाकर के नाटक को आप जो है वो कहते हैं क्या? दृश्य काव्य कहते हैं। तो देखने से भी जो है रस की प्राप्ति होती है, क्योंकि नाटक में भी आपको रस की प्राप्ति होती है, तो वो भी क्या है, काव्य का ही हिस्सा माना जाता है भारतीय परंपरा में। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसको कहा जाता है रस। ठीक है। तो इस संबंध में रस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रस क्या है, आस्वाद है। रस क्या है? आस्वाद है, यानी कि जो आनंद प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत। तो रस जो है क्या होता है, जो आनंद मिलता है वही रस है। ठीक है। तो वो है। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, ये एक परिभाषा जो है रस की होती है कि रस क्या है, आस्वाद है। ठीक है। तो रस्यते आस्वाद्यते इति रस, ये जो है परिभाषा दी गई है रस के विषय में। ठीक। अब जो है हमको ये जानना है, इसमें सीधा सीधा आपके काम का टॉपिक है वो सीधा ये है कि जो
रस होता है वो रस जो है प्राप्त होता कैसे है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, या रस का निरूपण उसको कहा जाता है। इसी के अंदर फिर रस के अवयव आपके शुरू हो जाते हैं। तो सीधा सीधा लिखिए रस निरूपण, अगला टॉपिक लिखिए। रस की परिभाषा अगर कर ली है तो सीधा लिखिए रस निरूपण, रस निरूपण। रस निरूपण, रस निरूपण लिखिए। आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव और विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव को ब्रैकेट में संचारी भाव भी लिख सकते हैं। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव या ब्रैकेट में संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इसके बारे में इन्होंने ऐसा लिखा है, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, वही है, वही सारी बात संस्कृत में लिखी गई है और संस्कृत में संधि और समास की परंपरा लंबी चलती है वैसे ही। ठीक है, तो ये जो है ये है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, की विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से जो होता है क्या, रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि की जो है परिभाषा है रस की निष्पत्ति के विषय में, रस निष्पत्ति ऐसे होती है। ठीक है, अब आपको 3 शब्द और मिल जाए, 3 बल्कि 4, 3 वैसे मुख्य रूप से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव क्या होता है। ये हो गया। बाकी अन्य लोगों की भी परिभाषा है, जैसे अभिनव गुप्त कहते हैं कि सर्वथा रसनात्मक वीत विघ्न प्रतीति ग्राह्यो भाव एवं रस। तो इतना जो है संस्कृत करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि आपका अब नॉर्मल तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये तो क्योंकि भरत मुनि का ही है रस सिद्धांत, तो ना शुरुआती जो विवेचन किया वो उन्होंने किया। ठीक है, यदि ये हो चुका है तो अब सीधा आते हैं हम रस के अंग या रस के अवयवों पर। ये सारे विभाव अनुभाव संचारी भाव ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो सीधा लिखिए रस के अंग या रस के अवयव, अंग या अवयव। ठीक है, और क्योंकि इस बार आपके टॉपिक में केवल उतना आसान नहीं आने वाला है, मतलब हो सकता है कि आसान ही पूछ ले वो, ज्यादा आपको टेंशन ना दे और सीधा केवल स्थायी भाव और रस का संबंध पूछ ले कि किसका कौन सा है। लेकिन अब क्योंकि आपके टॉपिक, अब मैंने अभी आपको बताया ना कि टॉपिक में क्या है, रस के अंगों का नाम भी दिया हुआ है, विभाव व्यभिचारी भाव संचारी भाव, इनका नाम भी सिलेबस में रखा हुआ है, टॉपिक दिए हुए हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो रस के होते हैं 4 अंग। ठीक है, तो रस के लिखिए, रस के 4 अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। अरे भाई है, टिकट मांगूंगा मैं 2027 में विधानसभा का, रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से। रस के अंग या अवयव। ठीक है, इतवार बचाना ज्यादा जरूरी है, एलटी तो आती रहती है ना, क्यों, एलटी की भर्ती है, कोई कुंभ का मेला तो है नहीं 12 साल में आएगा, है ना, 5-7 साल में आ ही जाता है, तो क्या करें। लेकिन ठीक है, ऑनलाइन भी है, सबके पास मोबाइल है, तो लगा कि क्यों बिस्तर छोड़ा जाए, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लिखिए स्थायी भाव, स्थायी भाव सबसे पहले होता है स्थायी भाव। इसके बाद होता है नंबर 2 पर विभाव,
इसके बाद होता है अनुभाव। यहां से आपके पास रीतिकाल खूब घूम फिर करके आने वाला है, क्योंकि जो भी उदाहरण आपसे दिए जाएंगे चाहे अलंकार के हों वो हों, तो रीतिकाल में खूब इस पर ध्यान दिया जाता था। उनके पास और कोई रोजगार तो था नहीं, हमने आपको रीतिकाल में बताया है, वही सब करते रहते थे वो। तो यही सारी चीजें वो है, अब रिपीट होकर के आती रहे। जैसे अनुभाव अगर आपको बताना हो तो बिहारी को ही समझाया जाएगा, बिहारी के माध्यम से ही बताया जाएगा। और अंतिम होता है संचारी भाव। पिछली बार अल्टीमेट क्वेश्चन क्विज पेपर क्वेश्चन आया था एक, इस संचारी भावों की संख्या कितनी है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि गिनना पड़ जाए इतनी। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो क्यों ना इसको हम मतलब और अच्छे से पूरा एक बार डेवलप कर ही ले कि संचारी भाव के कितने प्रकार, अनुभाव के कितने प्रकार, पूरा खोल करके रख ही लेते हैं, तब जो है आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो विभाव भी होते हैं भाई, दो प्रकार के विभाव होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो लिखिए आलम्बन विभाव, फिर आएंगे प्रत्येक पे कि क्या क्या ये सारी चीजें हैं क्या। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, अनुभाव, अनुभाव होता है आपका 4 प्रकार का। ठीक है, अनुभाव का मतलब सीधा सीधा आप ले सकते हैं अभिनय से, एक्टिंग से। तो अनुभाव जो होता है वो जो है सीधे सीधे अभिनय, उसका अर्थ आप ले सकते हैं। तो अभिनय होता है 4 प्रकार का, या अनुभाव होता है 4 प्रकार का। ठीक है, पहला तो होता है आंगिक या कायिक कहते हैं, जो शरीर से किया जाता है, कायिक। आंगिक एक हो सकता है आपका, दूसरा होता है वाचिक। वाचिक एक होता है आहार्य, आहार्य। ठीक है, आंगिक हो गया, वाचिक हो गया, आहार्य हो गया, और एक होता है सात्विक, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अभिनय माना जाता है, वो होता है सात्विक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो है अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब सात्विक के भी दुनिया भर के प्रकार हो सकते हैं, और भी इसके सात्विक के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे मतलब सात्विक चलो आएगा अभी, पर जैसे सात्विक अभिनय का मतलब सीधा सीधा है कि जिसको कहते हैं ना नेचुरल एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग की दुनिया में एक शब्द खूब इस्तेमाल होता है, उसको कहा जाता है मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग का मतलब क्या है कि आपको केवल एक्ट नहीं करना है, आपको उस एक्ट को बहुत अंदर से महसूस भी करना है। कि अगर अभिनेता किसी ऐसे व्यक्ति का रोल कर रहा है, मान लीजिए जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो वो फिर अभिनय इस तरह से करे कि वो असली में रोए, असली में उस अवस्था में चला जाए जिस अवस्था में एक वो व्यक्ति जाता है जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो तब उस स्तर पर जाकर के वो असल में उसका जो करेगा वो क्या होगा, सात्विक अभिनय होगा। कि आंसू आ रहे हैं तो असली के आंसू आ रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं तो असली के हाथ कांप रहे हैं, है ना। जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो असली में अभिनेता का ब्लड प्रेशर जब लो हो जाए, इस स्तर पर जाकर के जब अभिनय होता है उसको कहा जाता है सात्विक अभिनय। वाचिक अभिनय यानी कि डायलॉग बोलना, कायिक अभिनय यानी शरीर के द्वारा, इस तरह से ये सारी चीजें आती है। अनुभव, ठीक है। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, संख्या 33 लिखिए फिलहाल, फिर उससे कुछ प्रकार हम कर सकते हैं कि कौन सा किसके अंदर आता है। इसमें लिखिए संचारी भाव संख्या है 33, संख्या है 33, संख्या है 33। ठीक है, तो ये है भाई। तो इसमें से सबसे पहले लिखिए आप, हेडिंग जो बनेगी उसको लिखिए आप स्थायी भाव। इसमें से लिखिए आप स्थायी भाव। स्थायी शब्द में ही निहित है कि वो भाव जो स्थायी हैं, जो पहले से मौजूद हैं, वो होते हैं स्थायी भाव। अच्छा, इसमें एक शब्द आएगा जिसको हम कहेंगे सहृदय। तो सहृदय का मतलब आप मोटे तौर पर ले सकते हैं, पाठक दर्शक जो भी, सहृदय, सहृदय यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पाठ को पढ़ करके उन चीजों को अनुभव भी करे। सहृदय यानी कि जिसका हृदय जो है मिल जाए, जो मैच हो जाए किससे, जो वहां का माहौल है, जो रस है। सहृदय यानी जिसके अंदर क्या है, वो सारे के सारे रसों की निष्पत्ति होने के गुण विद्यमान है। ठीक है, अब माना कोई ऐसा आदमी है बड़ा कठोर किस्म का, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है, उसको आप सहृदय नहीं कहा जा सकता। ठीक है,
यानी कि ऐसा नॉर्मल पाठक जो जिस तरह से भाव चल रहे हैं उस तरह से भाव उसकी संभावना हो तो उसको सहृदय कहा जाता है। सहृदय को आप सीधा सीधा पाठक या दर्शक मान सकते हैं, सीधा, है ना, पाठक या दर्शक, सीधा सीधा। नाटक देख रहा है तो दर्शक, वरना पाठक, ठीक है। श्रोता भी हो सकता है अगर वो सुन रहा है तो ये दो प्रकार से, ठीक है। तो स्थायी भाव लिखिए, सहृदय के मन में जो भाव, सहृदय के मन में जो भाव, सहृदय के मन में जो भाव पहले से विद्यमान होते हैं, सहृदय के मन में जो भाव पहले से विद्यमान होते हैं, ठीक है। शब्द शक्ति भी करा देंगे आज, ठीक है। सहृदय के मन में जो भाव पहले से विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, कहते हैं। जिसके अंतःकरण में ये जागृत होते हैं, ऐसा, जिसके अंतःकरण में ये जागृत होते हैं, जागृत होते हैं, जिसके अंतःकरण में ये भाव जागृत होते हैं, उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? आश्रय। जिसके अंतःकरण में ये जो भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे आश्रय कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, आश्रय। अब आपके सामने एक और शब्द मिल गया, यानी कि सहृदय की आखिरी, मतलब जो अगली स्टेज है वो होती है क्या? वो जो है आश्रय होता है। जैसे अगर कोई पाठक है, अभी उसने किताब बंद रखी हुई है, ठीक है, ये किताब बंद रखी हुई है, तो अभी वो क्या है? सहृदय, ठीक है। उसके मन में सारे के सारे भाव हैं लेकिन अभी छुटे हुए। अब जैसे ही उसने रचना पढ़ी, रस की निष्पत्ति होगी, अभी इन सबका संयोग होगा किस तरह से, और फिर रस की निष्पत्ति होगी। रस की निष्पत्ति प्राप्त होते ही जब वो भाव जागृत हो जाता है तो सहृदय को ही क्या कहा जाएगा? आश्रय कहा जाएगा। आश्रय भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है, खूब आएगा आश्रय भी, ठीक। सहृदय, आश्रय, ये सारे शब्द आते रहेंगे बार बार, ठीक है, कम से कम आज के अगले 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये कर लिया आप लोगों ने। तो अब लिखिए, स्थायी भाव समझ में आ गया ना? स्थायी भाव वही सारे हैं, जैसे क्रोध है ना, जैसे हंसने की वो है, प्रेम की है, रति जिसको कहा जाता है ना, ये सारी चीजें जो भी आपने 9-10 स्थायी भाव पढ़े हैं। अब ये स्थायी भाव पैदा नहीं होते हैं, कहीं से आता नहीं है, ये हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। बस वो सारी चीजें, कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि वो भाव जो है जागृत हो जाता है, ठीक है। और रचना पढ़ते हुए जब वो भाव जागृत होता है तो उसके अंदर फिर ये अलग, ये फिर हिस्से इसमें आप काम करते हैं, ठीक है। तो अगला लिखिए आप, विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव, विभाव स्थायी भावों को जागृत करने वाले, स्थायी भावों को जागृत करने वाले, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण, कारण, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण, ठीक है, विभाव कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति अथवा परिस्थिति कुछ भी हो सकते हैं, ये व्यक्ति अथवा परिस्थिति कुछ भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति अथवा परिस्थिति कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा होगा। तो यानी कि जब स्थायी भाव को जागृत, जो चीजें जागृत करेंगी वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका विभाव। जो चीजें, जो कारण होगा कि किस कारण से जो है वो चीजें पैदा हुई, तो वो व्यक्ति भी हो सकती हैं, परिस्थितियां भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें लिखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं क्या? विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। पहले लिखिए आलंबन विभाव, हेडिंग डालिए। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव वह मुख्य कारण, वह मुख्य कारण, वह मुख्य कारण जिससे स्थायी भाव जागृत होता है, वह मुख्य कारण जिससे
स्थायी भाव जागृत होता है, वह मुख्य कारण जिससे स्थायी भाव जागृत होता है वह आलंबन विभाव होता है। वह क्या होता है? आलंबन विभाव। वह मुख्य कारण जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होगा। ठीक है, तो जो मेन रीजन होगा वो होगा आपका आलंबन विभाव। ठीक है, उद्दीपन भी लिखते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये दरअसल पूरी सिचुएशन होती क्या है। ये लिख लिया, जो मेन रीजन, जो मुख्य कारण होगा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति, कुछ भी हो, जो मुख्य कारण है वो आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव लिखिए। वे परिस्थितियां क्रियाकलाप या व्यवहार, वे परिस्थितियां क्रियाकलाप या व्यवहार, वे परिस्थितियां क्रियाकलाप या व्यवहार जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करती हैं। उद्दीप्त शब्द ऐसा लिखना है आपने, जैसे ये लिखा है, को उद्दीप्त करती हैं। वे परिस्थितियां क्रियाकलाप या व्यवहार जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करती हैं। ठीक है, उद्दीप्त करती हैं, उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। चलो एक उदाहरण से समझाते हैं हम आपको। किसी भी उदाहरण से समझाया जा सकता है। जैसे देखो, है क्या? स्थायी भाव है। स्थायी भाव पहले से विद्यमान है। जो माना एक फिल्म चल रही है, फिल्म के संदर्भ में समझाया जाए तो ठीक रहता है। एक पिक्चर चल रही है और ऐसा तो है नहीं कि वो भाव जो है आपको पहले कभी नहीं आया था। इसका मतलब वो भाव जो है आपके अंदर पहले से स्थायी भाव मौजूद होते हैं, ये आपको बताया गया है। ठीक है, स्थायी भाव के बाद जो आता है विभाव, यानी कि पिक्चर के अंदर वो सारे कारण जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होगा, वो क्या होगा आपका? उसको कहा जाएगा क्या? उसको कहा जाएगा विभाव। ठीक है, अब ये व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो विभाव के अंदर जैसे, इसका मतलब क्या है, जो कोई भी फिल्म ले सकते हैं। चलो किस फिल्म का उदाहरण दिया जाए जो सबने देखी हो? 3 इडियट सबने देख रखी है? कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी है? देख रखी ना, सबने देख रखी है 3 इडियट्स। कौन है 3 इडियट्स में? हाँ, आमिर खान है। ठीक है, आमिर खान और वही राजू, और क्या, राजू रस्तोगी और फरहान कुरैशी और रणछोड़ दास चांचड़ की जो फिल्म है, वो वाली फिल्म। ठीक है, तो 3 इडियट्स के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो ऐसी फिल्म है जो सबने देखी होगी, ऐसी मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो विभाव जैसे कैसे हो सकता है, यानी कि जो सारे अभिनेता होंगे जिसके कारण आपको जो है एक भाव प्रकट होगा, वो सारे क्या होंगे आपके? वो सारे विभाव होंगे। जैसे जो पहला ही सीन आता है, जैसे जो उसमें प्रोफेसर है, जो उसका प्रधानाचार्य है, उस कॉलेज का डीन है, उसको देखते ही पहले चिड़ सी मचती है, गुस्सा सा आता है कि ये बड़ा अजीब सा है। उसने जो है कबूतर का अंडा जो है नीचे गिरा दिया, कबूतर का नहीं, कोयल का अंडा नीचे गिरा दिया। और फिर उसने क्या किया, फिर वो भाषण देता है, इस तरह से बोलता है कि हर किसी भी आदमी को गुस्सा आ जाए। वो कहता है कि भागो, जिंदगी रेस है, इस तरह की चीजें। तो आदमी को पहले ही लग करके क्या हो जाता है, एक तरह का गुस्से का भाव प्रकट आना शुरू, उसके प्रति एक नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती चली जाती है तो उसके प्रति एक नेगेटिव कॉनोटेशन दर्शक का बनना शुरू हो जाता है। अब ये नेगेटिव कॉनोटेशन बन रहा है, हमारे मन में गुस्सा आ रहा है, किसके कारण आ रहा है? उसके कारण आ रहा है, बोमन ईरानी जो अभिनय कर रहा है उसके कारण। तो यानी कि वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति यहाँ पर विभाव है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकती है उसके कारण? अब देखो, तो ये इसका मतलब क्या है, वो क्या है? हमारा आलंबन विभाव है। आलंबन विभाव कौन है? वो टीचर है, टीचर। ठीक है, अब उद्दीपन विभाव क्या होगा? जो भाव हमारे मन में जागृत हो रहा है, वो उन चीजों को थोड़ा सा और ज्यादा जो है हमको और अपील करेगा, और भी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो जैसे वो कुछ जो हरकतें करेगा, थोड़ी बहुत जो उसकी क्रियाकलाप इस तरह के होंगे जो हमारे उसको जो है आगे और बढ़ाने का काम करे। ठीक है, जैसे उसने अंडा नीचे गिरा दिया तो एक भाव जो है नेगेटिव चला जाता है। इसके अलावा वो थोड़ा रूडली बात करता है, वो बोलता है कि आपका लड़का इस बार फेल हो जाएगा, सीधा सीधा उसके पिताजी को कहता है,
और फिर वो बेचारा जाकर के फांसी लगा देता है। ठीक है, तो उसकी जो हरकत थी उस वजह से थोड़ा सा और आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो छोटी छोटी हरकतें हैं वो सारी क्या कर रही हैं, एक तरह से आपके जो है उस भाव को उद्दीप्त करने का काम कर रही है, एक कैटलिस्ट का काम कर रही है। कैटलिस्ट समझते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया को और आगे तेज कर देता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है, उसको कहा जाता है उद्दीपन। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्दीपन का इस्तेमाल जो है उसमें किया जा सकता है। एक तो क्रियाकलाप हो सकते हैं, परिस्थितियां इस तरह की बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा एक बहुत सही तरीका होता है म्यूजिक का प्रयोग। आपने म्यूजिक का प्रयोग इस तरह से किया, जैसे जोर से ड्रम मार दिया तो ऐसा डर का भाव आ गया, है ना, परिस्थितियां ऐसे बना दी, आवाज ऐसे निकाल दी उसमें। तो साउंड सिस्टम के द्वारा जो किया जाता है, जो ध्वनियां है, जो आवाजें हैं, आवाजें भी क्या होंगी, आपकी उद्दीपन होंगी, उद्दीपन विभाग के अंदर ही आती है। ठीक है, जो साउंड सिस्टम उसने यूज किया इस तरह से, तो ये क्या हो रही है, कुल मिलाकर के धीरे धीरे करके आपके जो है स्थायी भाव को जागृत कर रही है। व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थितियां भी हो सकती हैं, और एक क्या हो सकती है, कुछ आवाजें हो सकती हैं, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कोई इमोशनल सीन हो तो ऐसा वायलिन बजा दिया कि बस, है ना, वो और उस भाव को उद्दीप्त कर रही है। तो कभी कभी लगता है अगर ये वायलिन ना बज रही होती तो क्या हो रहा होता। आप लोगों ने एक सीरीज आजकल बहुत प्रसिद्ध चल रही है पंचायत, देखिए, आप लोग नहीं देखते हैं फिल्म वगैरह, वेब सीरीज, है ना, तो किसी ने शायद देखी हो। तो उसमें जिस तरह से जो म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया वो बड़ा अपने आप में अद्भुत है, कमाल तरीके से करते हैं लोग म्यूजिक। जो बीच में ऐसा होता है ना, अच्छा सीरियल देखा है, सीरियल सीरियल तो देखा ही होगा कम से कम, लड़कों ने कम से कम अपनी माता जी के साथ मिल करके देखा होगा बैठ करके। ठीक है, और जो उसमें म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, धूमधाम जो चल रहा होता है, वो सब क्या है, वो उद्दीपन विभाग है, कि कहीं ना कहीं से भाव को जो है जागृत करने का प्रयास, तो वो सब उद्दीपन विभाग। आलंबन क्या है, जो भी आपको भाव जागृत हो रहा है, रोने का भाव आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, तो जो वो अभिनेता है उसकी वजह से, वो क्या है, आलंबन विभाग है। तो आलंबन उद्दीपन समझ गए फिलहाल। ठीक है, याद रह जाएंगे ये शब्द, बातें भी याद रह जाएंगी तो ठीक। ठीक है, तो इसको मैं कैटलिस्ट लिख लेता हूं, जो है भाव को आगे बढ़ाने का काम करे। ठीक है, तो विभाव दो प्रकार के हो सकते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, अगली चीज आती है आपके पास अनुभाव। तो लिखिए आप, अनुभाव क्या होता है, अनुभाव, अनुभाव स्थायी भाव को, स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं, होने वाली आश्रय की चेष्टाएं, होने वाली आश्रय की चेष्टाएं, होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, तो ये है किताबी परिभाषा। चेष्टाएं, चेष्टा का मतलब सीधा सीधा लिखे, मतलब जो हरकतें, जो मतलब जो शरीर फिर जो रिएक्ट करता है उसको कहा जाता है अनुभाव। अनुभाव का आप सीधा सीधा मतलब दे सकते हैं अभिनय। ठीक है, अब ये दो स्तरों पर हो सकता है। एक तो व्यक्ति जो है जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो चुका है, जिसको रस की निष्पत्ति होगी, वो भी, उसको भी एक कहीं ना कहीं से भाव जागृत होगा। नहीं तो जो उसके अंदर पात्र है, जो फिल्म के अंदर का कैरेक्टर है या फिर जो नाटक के अंदर का जो कैरेक्टर है, उसको भी, वो भी क्या करेगा, उसके अंदर भी जो है अनुभव मिलेगा आपको, वो भी अनुभव करता है, यानी कि वो भी क्या करेगा, अभिनय करता है, एक्टिंग ही तो कर रहा है वो अंततः। ठीक है, तो वो जो होता है एक्टिंग, आप सीधा सीधा मतलब निकाल सकते हैं अनुभाव का। ठीक है, तो अनुभव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये वाक्यांश आपने याद रखना है, आश्रय की चेष्टाएं अनुभव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभव। ठीक है, सीधा सीधा आश्रय का मतलब एक तो आपको पाठक भी हो सकता है, सहृदय भी हो सकता है, और आश्रय वो भी हो सकता है जो एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये है, इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर मेनली लिया जाए तो सात्विक अभिनय को कहा जाता है अयत्नज, अयत्नज, और इन तीनों को कहा जाता है यत्नज। ठीक है, सात्विक अभिनय को क्या कहा जाता है, यत्नज कहा जाता है। तो इसमें से ये लिखने के बाद सबसे पहले लिखिए आप कायिक या अंगिक अनुभव। कायिक, कायिक, काया से बना हुआ है, अंग से बना हुआ है शब्द, है ना, एक प्रत्यय जोड़ करके। तो लिखिए आंगिक,
लिखिए आंगिक, शरीर से संबंधित, आंगिक में लिखिए कायिक में शरीर से संबंधित चेष्टाएं, शरीर से संबंधित चेष्टाएं आंगिक अनुभव कहलाती है, आंगिक अनुभव कहलाती हैं, या शरीर से संबंधित चेष्टाएं, इतना भी लिख सकते हैं। अब शरीर से संबंधित चेष्टाएं क्या हो सकती हैं, जैसे अगर उसको क्रोध का वो सिंबल दिखाना है, अगर उसको हंसी का वो दिखाना है कि जो है अभिनेता को क्या है, हंसी आ रही है, तो वो हंसेगा, है ना। और हंसेगा तो जो एक कायिक ही प्रकार की चीज है, वो अंग से ही चीजें करेगा, तो उसके जो है कंधे हिलेंगे या फिर वो उसके होंठ मुस्कुराएंगे, तो अंग से वो जो है जो चीजें करेगा उसको कहा जाता है आंगिक। या जैसे अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो हाथ हिलाना, जोर जोर से एक्ट करना, इस तरह की चीजें करना, वो सब क्या है, आंगिक है, जो शरीर के द्वारा जो है चीजें की जाती हैं। और जो आंगिक अभिनय होता है वो जो जितना ज्यादा कर रहा होता है उसको कहा जाता है उतनी ओवर एक्टिंग हो रही है, ठीक है। जैसे रामलीलाओं में देखा जाता है, रामलीलाओं में, और ये सारा कोई भी, ये सारी चीजें फिर सेकेंडरी हैं। जो सबसे अच्छा अभिनेता वो माना जाता है गांव में जो बहुत बढ़िया आंगिक अभिनय करता है, कि अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो वो जमीन पे हाथ ऐसा पटके, पैर ऐसे पटके, ये जो है फिर आनंद ही प्राप्त हो जाए, तो उसको सबसे बढ़िया अभिनेता माना जाता है, ठीक है। तो कायिक अभिनय, आंगिक अभिनय वो सब है कि अगर रावण को दिखाना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो हाथ पटकेगा जमीन पे, और फिर बगल में क्या होगा, जो कीबोर्ड वाला बैठा हुआ होगा वो आवाज निकालेगा, धरती के फूटने की आवाज निकालेगा, ठीक है। तो वो धरती के फूटने की आवाज क्या है, उद्दीपन विभाव, ठीक है। और करने का जो भाव है, जो वो रस देना चाहता है, वो मानव भय का देना चाहता है, तो वो जो है उसने आवाज उस तरह की निकाली। फिर जो है रावण ने बातें इस तरह करी कि आलम्बन, जो विभाव रावण है यहाँ पर, और जो स्थायी भाव है वो भय की तरफ लेकर के जाने का भाव है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें आपस में काम कर रही होती है। तो कायिक अभिनय यानी कि जो शरीर से किया जाए। वाचिक अभिनय लिखिए, वाचिक में लिखिए, वाचिक अभिनय अनुभव, इसमें लिखिए संवाद एवं स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाला, संवाद एवं स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाला, संवाद एवं स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाला, संवाद और स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाला, ठीक है। वाचिक, वाचिक यानी कि जो डायलॉग दिया जाएगा, जो वो बोलेगा, तो वो होगा आपका वाचिक अनुभव, ठीक है, अनुभव। तीसरी चीज आती है आहार्य, लिखिए आहार्य, आहार्य जो तीसरा लिखा हुआ है, आहार्य क्या होता है, इसमें लिखिए वेशभूषा आभूषण साज सज्जा, वेशभूषा आभूषण, वेशभूषा आभूषण साज सज्जा, आदि, वेशभूषा आभूषण साज सज्जा आदि। और अगला लिखिए सात्विक, आखिरी है सात्विक। सत्व के योग से उत्पन्न, ये तो किताबी परिभाषा बनेगी, लेकिन सत्व के योग से उत्पन्न, सत्व के योग से उत्पन्न अनुभाव, सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं, लिखिए सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं, सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं, सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं, ठीक है। इसमें लिखिए इसे अयत्नज भी कहा जाता है, क्योंकि सात्विक, इसे अयत्नज भी कहा जाता है, क्योंकि इसे अयत्नज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए आश्रय को, इसके लिए आश्रय को, इसके लिए आश्रय को बाह्य चेष्टाएं नहीं करनी पड़ती, इसके लिए आश्रय को बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती। इसके लिए जो है वो बाह्य चेष्टाएं नहीं करनी पड़ती, ठीक है।
बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती, इसका मतलब क्या है, वो जबरदस्ती कुछ नहीं करता है। सात्विक अनुभव या सात्विक अभिनय वो होता है जब व्यक्ति जो है असल में वो चीजें महसूस करके जो है उसके अंदर जो खुद ही निकल जाए। जैसे अगर भय वो दिखाना चाहता है, ठीक है, उसको डर लग गया है, अब वो भय दिखाना चाहे तो अभिनेता के पास दो तीन तरीके हो सकते हैं, कुछ तो टूल्स होते ही हैं उसके पास कि वो क्या करे, थोड़ा प्रैक्टिस इस तरह से करे कि जबान लड़खड़ाती है डर के समय, तो वो जो है अभिनय एक्टिंग इस तरह से करे कि उसको जो है जबान लड़खड़ा रही है, बोल नहीं पा रहा है, हाथ वो कंपा भी सकता है थोड़ा बहुत। ये सारे क्या है, ये तो आंगिक चीजें हैं, बाह्य चेष्टाएं हैं। लेकिन अगर अभिनेता को पसीना आ जाए, और पसीना गर्मी की वजह से ना आए, अपने आप ही आ जाए, और वो पसीना तब आएगा जब उसको सच में डर का अनुभव होगा, जब वो सत्व का योग हो जाएगा, सत्व यानी कि सच्चाई का। तो जब सच में उसको डर लगेगा, सच में पसीना आएगा, इसका मतलब क्या है, उसने क्या किया, ये सात्विक अभिनय के स्तर पर जा चुका है, सात्विक अनुभव के स्तर पर जा चुका है। ठीक है, तो पसीना आना और इसके अलावा आंसू आना, ये सारी जो चीजें होती हैं जो मतलब नॉर्मली नहीं की जा सकती हैं। एक तो तरीका होता है कि ग्लिसरीन डाल देते हैं ज्यादातर जो अभिनेता होते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो ग्लिसरीन, वरना अगर कोई असली में रोएगा तो असली में जो रोएगा वो क्या है, सात्विक अभिनय है, वो है आपका सत्व के योग से उत्पन्न अनुभव, तो ये होता है अनुभव। ठीक है, तो ये तीन चीजें आ चुकी हैं, स्थायी भाव, विभाव और अनुभव। अंतिम आता है आपका संचारी भाव। ये अस्थिर भाव हैं जो, ये अस्थिर भाव हैं जो, अस्थिर भाव हैं जो स्थायी भावों की पुष्टि के लिए, स्थायी भावों की पुष्टि के लिए, स्थायी भावों की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ जो स्थायी भावों की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित, आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं, कि उठता है और फिर नीचे चले जाते हैं, शुरू होता है खत्म हो जाता है, आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं, तिरोहित होते रहते हैं जो स्थायी भावों की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं, तिरोहित होते रहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 33 मानी गई है, आपने शुरुआत में लिख ही दिया। ठीक है, अब जैसे कैसे चल सकता है, जैसे जैसे ये शुक्ल जी का वर्गीकरण है वैसे तो, पर जैसे अगर हम देखें कुछ रस ऐसे होते हैं कि जिसके साथ वो दूसरा चल सकता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे गर्व का जो भाव है, प्राइड का, गर्व का भाव क्या है, गर्व सुखात्मक है या दुखात्मक है, सुखात्मक ही है, गर्व होता है तो अच्छा ही लगता है ना, तो सुखात्मक है, जैसे गर्व हो गया। अब गर्व क्या है, एक प्रकार का संचारी भाव है जो प्रकट आ सकता है किसी भी संचारी भाव के साथ। किस संचारी भाव के साथ आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल श्रृंगार के साथ बीच में आ गया, या फिर जैसे माना गर्व का भाव आ सकता है वीर रस के उसमें, वीर रस के उसमें ज्यादा सटीक बैठेगा। ठीक है, उस तरह की चीजें। या फिर जैसे अगर आपको माना किसी को हर्ष का भाव हो रहा है, हर्ष यानी कि जो स्माइल, एक हल्की सी खुशी होती है, हर्ष का भाव श्रृंगार के साथ भी आ सकता है, खास करके संयोग श्रृंगार के समय, तो वो क्या हो गया, उसका संचारी भाव आ गया, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, संचारी यानी कि साथ साथ चलता है, तो वो आता है लेकिन फिर बैठ जाता है, आता है बैठ जाता है। और स्थायी भाव क्या होगा, वो लगातार चलता रहेगा, तो अंत में जो अंततः प्राप्त होता है वो स्थायी भाव ही होता है, और ये साथ साथ ये संचारी भाव अंत में चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, शुक्ल जी ने वैसे सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन, इस तरह से 4 वर्ग किए हैं, उतना महत्वपूर्ण ये सब तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपके हो चुके हैं। अब आते हैं हम रस के भेद पर, तो ये सब हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा स्थायी भाव क्या है, भाव क्या है। कोई पूछेगा तो आप थोड़ा लैंग्वेज पकड़ लेना भाई आप, ठीक है, कि बोल क्या रहा है उस प्रश्न के अंदर। ठीक है, प्रश्न के अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज आपको पकड़नी पड़ेगी।
वो किसकी बात कर रहा है कि अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, ये सारी बातें। तो लिखिए आप रस के भेद। रस के भेद। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता दी है। देखिए आचार्य भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं मेन, मतलब 8 ही रसों को मान्यता दी। ठीक है, एक तरफ लिखिए आप रस, एक तरफ स्थाई भाव, रस दूसरी तरफ स्थाई भाव। पहला लिखिए श्रृंगार, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है, रति। ठीक है, श्रृंगार। अगला लिखिए हास्य, हास्य, हास्य रस का क्या होता है, हास ही कहा जाता है उसको, हास। ठीक है, हास्य। इसके अलावा लिखिए रौद्र, रौद्र रस का जो स्थाई भाव है वो क्या है, क्रोध है। इसके अलावा वीर रस, वीर रस का स्थाई भाव क्या है, उत्साह। वीर रस का क्या है, उत्साह। इसके अलावा लिखिए करुण रस, करुण रस, करुण रस का है शोक कहा जाता है उसको, शोक, शोक। ठीक है, इसके अलावा भयानक रस है, भयानक रस का है भय। एक होता है विभत्स रस, विभत्स रस, विभत्स रस क्या होता है, जुगुप्सा। कौन सा छूट गया, अद्भुत रस छूट गया, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत रस का क्या है, विस्मय। ये भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। ठीक है, ये भरत मुनि ने जोड़े हुए हैं भाई। ये तो है भरत मुनि के अनुसार। अब बाकी के जो है अलग अलग लोगों ने फिर इसमें एडिशन करना शुरू किया। तो शांत रस जो जोड़ा है वो आचार्य उद्भट ने जोड़ा। लिखिए आचार्य उद्भट के अनुसार, तो ब्रैकेट में आप चाहें तो आचार्य लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए शांत रस, शांत रस, ये आचार्य उद्भट का है और इसका जो स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद, और यह है उद्भट का जोड़ा हुआ। ठीक है, शांत रस उद्भट। तो 9 रस इस तरह से आपके स्थापित होते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने अन्य जोड़े, जैसे आचार्य रुद्रट ने एक प्रेयान रस का जो है किया था, प्रेयान रस। अब इसको बहुत ज्यादा तवज्जो मिली नहीं है, लेकिन क्या पता आपसे भाई पूछ लिया गया प्रेयान रस का क्या होता है। इसका जो स्थायी भाव है वो है स्नेह। ठीक है, और ये रुद्रट का है। रुद्रट बहुत बड़े काव्य शास्त्री थे, सारे ही बड़े थे लेकिन ये भी बड़े थे। आचार्य विश्वनाथ, जो कि बहुत बाद में चल करके हुए 14वीं 15वीं सदी में, तो आचार्य विश्वनाथ ने जोड़ा है वात्सल्य रस। इसका जो स्थायी भाव जोड़ा उन्होंने ये कहा वत्सलता, और ये किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ ने।
आचार्य विश्वनाथ है, वत्सलता को जोड़ा। और आचार्य रूप गोस्वामी ने जोड़ा है भक्ति रस को ईश्वर विषयक रति। भक्ति को भी एक रस के रूप में स्थापित किया और ईश्वर विषयक रति। रति रूप गोस्वामी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये हुआ, तो ये अगर हो चुका है तो इसके बाद हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि 9 रस मेन रूप से कौन कौन शामिल किए जाते हैं। 8 तो ये हैं। 9वां शांत रस है, तो इसमें आप लिख सकते हैं मुख्यतः 9 रसों को शामिल किया जाता है। 9 रसों में 8 आचार्य भरत प्लस शांत रस। कई बार ये पूछा जाता है सवाल कि भरत मुनि ने इनमें से कौन से रस को मान्यता नहीं दी है, कौन सा रस नहीं माना था, तो वो शांत रस था, ठीक है ना। इसके अलावा सूरदास की वजह से फिर वात्सल्य रस को भी मान्यता दी, तो 9 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो इसका आएगा, वात्सल्य रस के आएगा, ठीक है। भक्ति का भी आ सकता है लेकिन वात्सल्य का ज्यादा उसमें आता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और रह जाता है। ये हो गया, सब हो गया है। तो एक दो छोटे मोटे टॉपिक हैं कि किसने किसको सबसे मेन रस माना, ये सारी चीजें। और इसके अलावा एक रस मैत्री एक छोटा सा विषय है, उसको भी कर लीजिए। देखिए रस मैत्री क्या होता है। रस मैत्री रस मैत्री देखिए, जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस, जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस, जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं, जब अनुकूल भावों वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं, अनुकूल भावों वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं, तो उसे रस मैत्री कहते हैं। तो उसे रस मैत्री कहते हैं, ठीक है। और रस मैत्री का समूह इस तरह से बनाया जाता है। लिखिए इसमें रस मैत्री के समूह हैं, डैश करके लिखिए। रस मैत्री के समूह हैं, रस मैत्री के समूह हैं वीर, अद्भुत, रौद्र। ये बहुत कम संभावना है पूछे जाने की, लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक तो है ही है, ठीक है। वीर, अद्भुत और रौद्र, ये आसपास में एक दूसरे के मिलते जुलते रस। विभत्स और भयानक एक तरह का हो सकता है। विभत्स और भयानक एक तरह का हो सकता है। इसके अलावा श्रृंगार, हास्य और अद्भुत रस एक तरह का हो सकता है। ये रस मैत्री के जो है बन सकते हैं। यानी कि आप थोड़ा अपने कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं कि अनुकूल भाव वाला रस कौन सा है। ये हो गया। अब जैसे आप मतलब थोड़ा सा ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि जैसे अगर भयानक रस है, ठीक है, भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो डर है। अब भयानक रस है, भयानक रस और श्रृंगार का तो मेल नहीं बनता है कि डर भी लगे और रति का भाव भी पैदा हो, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। तो इसमें
करुण रस श्रृंगार के साथ, हास्य और करुण तो बिल्कुल अपोजिट नहीं हो गया। अद्भुत रस तो आ ही सकता है, विस्मय का भाव नहीं, फिर तो आपको और बनाया जा सकता है। जैसे करुण रस है, करुण रस के नजदीक और कौन हो सकता है, तो ये ऐसे बनाया जा सकता है। ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही तीन है बस, है ना। इसके अलावा फिर तो शांत रस छूट गया है। तो ये मतलब मैंने 2-3 उदाहरण दे दिए हैं कि बस ये आपस में बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। करुण रस के आसपास का तो और क्या हो सकता है, करुण रस के आसपास शांत रस भी आ सकता है, इसकी रस मैत्री हो सकती है। मतलब आपको ये देखना है कि विरोध ना हो रहा हो, एकदम अपोजिट ना चले। जैसे मेरे हिसाब से शांत रस और वीर रस की कोई मैत्री नहीं बनती है, वो एकदम अपोजिट चला गया है ना। जैसे विभत्स रस की और विभत्स में और कोई और ऐसा जिसमें थोड़ा अलग प्रकार का भाव हो। विभत्स और हास्य जो है एक साथ पैदा नहीं होता, ठीक है, जुगुप्सा और हास्य एक साथ नहीं होता है। ये जो है इस तरह से बन सकता है, ये तो उदाहरण बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक बात यह है कि सर्वोत्कृष्ट रस कौन सा है, सबसे बड़ा रस कौन सा है, इसको लेकर के बात चलती है, ठीक है। तो लिखिए, विद्वानों के अनुसार सर्वोत्कृष्ट रस, अनुसार सर्वोत्कृष्ट रस, ठीक है। तो कौन सा है, आप भी विद्वान हैं, आप बताइए सर्वोत्कृष्ट रस कौन सा है इनमें से, है श्रृंगार। अच्छा, और दूसरा है नहीं, आपके अनुसार अलग अलग हो सकता है, सबका एक ही प्रकार का अनुभव किया। तो सबसे पहले लिखिए रसराज श्रृंगार। दो ही रस कंसिडर होते हैं, रसराज श्रृंगार, नंबर 1 पर यही चलता है, रसराज श्रृंगार। ऐसा लिखिए इसमें कि दो चार विद्वानों के नाम, आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त आदि विद्वानों ने, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त आदि विद्वानों ने श्रृंगार को सर्वश्रेष्ठ रस माना। ठीक, सर्वश्रेष्ठ रस माना। दूसरा कंसिडर होता है करुण रस, और एक करुण रस संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए भवभूति, ठीक है, जिन्होंने उत्तर रामायण लिखी, उन्होंने माना है करुण रस को, भवभूति। इसको इन्होंने श्रृंगार को माना, ये सारे विद्वान जो भी थे, और भवभूति ने करुण रस को मूल रस माना। भवभूति ने करुण रस को मूल रस माना, ठीक है। इन्होंने लिखा एको रसः, हाँ एको रसः एव, तो विसर्ग देख लेता हूँ मैं, करुण एव, एव वह भी होता है, एव होता है बस, इतना ही होता है शायद ना। एको रस करुण एव, एक ही रस है, और वो कौन सा है, करुण है, ठीक है। तो करुण रस के समर्थकों में आप एक मान सकते हैं, एक पंक्ति खूब चलती है सुमित्रा नंदन पंत जी की, कि वियोगी होगा पहला कवि, है ना। वो कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान, इस तरह की एक पंक्ति है, ठीक है। तो और दृष्टांत भी आता है कि जो आदि कवि हैं भारतीय परंपरा में, पहले कवि माने जाते हैं कौन, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो है तपस्या, वो स्नान करने गए थे नदी में, तो एक क्या मार दिया, एक पक्षी को दूसरे एक जो है शिकारी ने मार दिया, और दूसरा जो पक्षी था उसके विरह में जो है उसने जो है जो रुदन किया, उससे जो करुणा का भाव जो उनके मन में निकला, तो उन्होंने एक तरह से पहले तो शोक का भाव निकला, शोक के बाद जो अगला भाव निकला वो क्रोध का भाव था, है ना। और क्रोध में आकर के उन्होंने जो है जो श्राप दिया उस
ब्याज को, जो शिकारी को जो श्राप दिया, तो वो श्राप इस तरह से दिया, वो छंद में दिया, ठीक है। और वाल्मीकि ने सोचा कि ये मैंने क्या अद्भुत चीज निकल गई है मेरे मुंह से, तो उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ मतलब अच्छा पोएटिक है, छंद है, ये लयात्मकता है इसमें। तो फिर उसके बाद कहा कि अब ये छंद निकल गया है, तो फिर उसके बाद कहानी आती है, रामायण की कहानी ऐसी आती है कि फिर नारद जी आए, नारद जी को बोला उन्होंने कि मैंने छंद निकाल दिया है, तो उन्होंने कहा कि अब रामायण लिखो, क्या दिक्कत है, ठीक है। वहां से पहले जो है आती है? हाँ, तो वो पहला श्लोक माना जाता है, वो पहली कविता मानी जाती है वो, मतलब पूरी दुनिया की। तो भारतीय परंपरा जो है इस तरह से चलती है। तो उन्होंने भी क्या माना, शोक से, करुणा से जो है सारा जो है निकाला। भवभूति ने भी उत्तर रामायण लिखी और उन्होंने कहा एक और रस करुण एक। बाकी श्रृंगार के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं। श्रृंगार के पक्ष में बहुत सारे लोगों का होने का एक कारण बड़ा यह है कि श्रृंगार की रेंज बहुत बड़ी होती है, श्रृंगार के अंदर जो है बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, इस वजह से भी, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा शांत रस, शांत रस इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो ज्यादातर आपकी महाकाव्य दिखते हैं आपको अंततः उनका जो अंतिम परिणाम निकलेगा वो शांत रस ही आपको प्राप्त होता है। जैसे अगर रामचरितमानस का कोई अगर एक रस निकलता है, अंगीरस कहा जाता है उसको महाकाव्य में, वो हाँ एक टॉपिक और रह जाता है, लिखिए उसमें महाकाव्य हेतु स्वीकार्य, महाकाव्य हेतु स्वीकार्य अंगीरस। तो मैं कह रहा था कि जो रामचरितमानस में अंत में निकलता है वो कौन सा रस है, शांत रस में मिलता है ना। तो भारत की परंपरा में महाकाव्य के लिए 3 ही रस जो है स्वीकार है, बाकी रस तो कंसिडर भी नहीं होते हैं। पहला श्रृंगार, दूसरा वीर और तीसरा शांत रस। बस ये 3 ही माने जाते हैं कि ये 3 में से कोई एक होना ही चाहिए, श्रृंगार, वीर और शांत रस। तो महाकाव्य का अंगीरस जो है ये माना जाता है इन तीनों में से कुछ। रसों की संख्या अगर आपसे गिनी जाए कि रस कितने हैं, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि कितने पूछे जाते हैं कि कितने हैं 12। अभी तो आपने प्रेयान रस एक और देख लिया, और भी बहुत लोगों ने और भी गिने। कई लोगों ने क्या किया, कुछ संचारी भावों को उठा करके स्थायी भाव के अंदर कंसिडर किया, उसका एक और रस बना दिया उसका, है ना, ऐसा भी किया। लेकिन फिर जो मेनली माने जाते हैं 9 रसों की संख्या, 9 के बाद एक वात्सल्य को 10वां रस मान सकते हैं। 10 संख्या आप जो है आइडियल मानी, 10 मान करके चलिए, ठीक है। क्योंकि फिर एक 11वां फिर भक्ति भी आ जाता है, फिर 12वां प्रयाण भी आ जाता है, इसके अलावा और भी आ जाते हैं, संसारी भाव दुनिया भर के हैं, तो वो है इस वजह से, ठीक है। हाँ, अगर पूछा जाए, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी के अनुसार पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे भरत मुनि के ही अनुसार ज्यादातर संभावना होती है, तो भरत मुनि ने 8 माने, उसके बाद लोगों ने एक एक जोड़ा सबने, तो इस तरह से हुआ है, ठीक है। ज्यादातर स्थायी भाव पूछने का ट्रेंड रहता है, तो ये है। बाकी रस जो कहते हैं रस विवेचन संबंधी आचार्यों की लिस्ट बड़ी लंबी है, भारतीय काव्य शास्त्रियों से लेकर के फिर रीतिकाल में बहुत सारे लोगों ने जो है रस विवेचन किया है, सभी ने किया। जो आपने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो सारे रस विवेचन के ग्रंथ हैं। और जो आगे के उसमें देखिए आपने आगे के मतलब जो वर्तमान हिंदी के जो आधुनिक साहित्यकार थे, आलोचक थे, उनमें से रसवादी आचार्यों में एक आप रामचंद्र शुक्ल को जोड़ सकते हैं, उनका रस विवेचन है। उनका रस विवेचन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने रस के अंदर लोक मंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो डाला था, लोक मंगल का जो सिद्धांत था उनका, उसको इंक्लूड किया था। इसके अलावा जिन्होंने रस पर बहुत काम किया वो थे आपके डॉक्टर नगेंद्र, नगेंद्र को रसवादी आचार्य माना जाता है। और वर्तमान समय में एक दो आचार्यों में से एक नाम आप लिख सकते हैं, सुधीश पचौरी। वैसे तो नाम कभी पूछा नहीं जाता है, सुधीश पचौरी, सुधीश पचौरी, तो ये एक बड़े आलोचक हैं। इन्होंने जो है खूब काम किया है, इन्होंने वेस्ट का रूपवाद से लेकर के और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और रह जाती है जो आपको केवल और केवल याद करनी है, फिर आपका जो है रस में कुछ भी नहीं छूटेगा आपके परीक्षा के लायक का। इसमें इसको कहा जाता है भरत मुनि ने जो रस सिद्धांत दिया उसके व्याख्याकार, ठीक है। तो किसने क्या सिद्धांत दिया इसमें लिखिए, लिखिए आप रस सिद्धांत के व्याख्याकार। चार आचार्य हैं,
पहला लिखिए भट्ट लोलट। भट्ट लोलट ये मीमांसा दर्शन को मानने वाले थे। इन्होंने दिया है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद सिद्धांत, एक तरफ लिखिए आचार्य, दूसरी तरफ आप सिद्धांत लिख सकते हैं। क्या सिद्धांत दिया? उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। दूसरा लिखिए श्री शंकुक, न्याय दर्शन वाले थे ये, श्री शंकुक। श्री शंकुक। और इन्होंने दिया है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद, श्री शंकुक, भट्ट लोलट। एक लिखिए भट्ट नायक। भट्ट नायक, भट्ट नायक। भट्ट नायक। भट्ट नायक का जो सिद्धांत है वो है भुक्तिवाद या भोगवाद कहा जाता है। भुक्तिवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद। और अंतिम जिन्होंने कि आपका अभिव्यक्तिवाद दिया, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, अभिव्यक्तिवाद। थोड़ा सा भी ये याद करके चले जाना भाई, क्या पता, क्योंकि ये आचार्य ऐसे हैं कि कभी भी काव्य शास्त्र पे बात होती है, रस पे बात होती है तो सीधा पहुंच जाते हैं, बताओ भाई श्री शंकु का अनुमितिवाद क्या है। ठीक है, तो ज्यादातर रहता ही है इनका पूछने का मन, तो क्या पता वो अगर निर्देश हो कि थोड़ा कठिन बनाना है, निर्देश देता है आयोग। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि हिंदी का पेपर बड़ा आसान था लेकिन मैथ्स का बड़ा कठिन हो गया था। पूरा भर्ती का आप पूरा का पूरा देखेंगे तो वो निर्देश पहले से ही जारी होते हैं कि किस स्तर का पेपर बनाना है। तो जैसे पेपर का स्ट्रेटजी हो सकती है कि सीडीपी आसान करना है, सब्जेक्ट कठिन करना है, रीजनिंग का लेवल क्या देना है, वो पहले से सब स्ट्रेटजी किया हुआ होता है, उसके अनुसार जो है परीक्षक पेपर बनाते हैं। तो अगर ये हो कि कुछ प्रश्न जो है कठिन प्रकार के रखे जाएं तो आपके सामने जो है आपने आयोग की हर कोशिश को जो है असफल करना है। याद करने लायक फैक्चुअल जानकारी सारी इसमें हो चुकी है। ठीक है, अब उत्पत्तिवाद क्या है, इसके अंदर के सिद्धांत इतना करना लगेंगे तो फिर वो यूजीसी नेट का मैटर बन जाएगा, तो फिर टाइम वेस्ट है। ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है, उतना नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा जा रहा है तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दो, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है उतना पढ़ने का। ठीक है, वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए भाई, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही, हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा, ये भी बहुत कम संभावना है कि पूछा जाए। ठीक है, लेकिन तब ज्यादा जो आप लोगों के लिए हाईलाइटेड मेरे हिसाब से आप मान करके चलिए इस रस वाले के अंदर का टॉपिक, वो है आपका, कहाँ गया ये सब भाई, हाँ, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसकी परिभाषा आपको पता हो कि स्थायी भाव क्या होता है, किस पर किसका कैसा प्रभाव होता है, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस के द्वारा दे दिया जाएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे इसमें कि कौन सा किसके अंदर बनता है, या आपने अपने स्तर पर उसकी प्रैक्टिस करिए। लैंग्वेज पकड़नी आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसकी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसकी तरह लैंग्वेज कठिन होती है, तो थोड़ा टेक्निकल तरह की परिभाषाएं पूछता है तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ये बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर कहाँ से करोगे। इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आपके सिलेबस में ये सारे शब्द लिखे हुए थे, रसों के अवयव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी, और ये सब इतना याद कर लेना बहुत कठिन काम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से रस वाली यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। 1 से 2 नंबर अब जो है यहाँ से मान सकते हैं, संभावना है कि पूछा जाए। ठीक है, अब आता है आपका क्या, रस हो चुका है, अगला टॉपिक आता है छंद। छंद,